हेलो एवरीवन। तो आज बीपीएससी मेंस के तैयारी के दौरान हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस के बारे में। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आप लोग नोट्स बना लेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। इसके एग्ज़ाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये बेसिकली 67th बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी अदर स्टेट्स का पीसीएस दे रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस या फिर झारखंड पीसीएस, उनके मेंस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं आज पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस के बारे में। तो इससे पहले जानते हैं कि पार्लियामेंट क्या होता है। तो पार्लियामेंट जो होता है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, जहाँ पे लॉज बनते हैं, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं और लॉज बनाए जाते हैं। यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी को भी चेक किया जाता है। आर्टिकल 79 के तहत ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन। एक यूनियन के लिए एक पार्लियामेंट होना चाहिए ताकि लॉ मेकिंग हो सके फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट बेसिकली साल में 3 बार मिलती है, जो कि है बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन में बेसिकली बजट डिस्कशन की जाती है, जो कि फरवरी टू मई चलता है। मॉनसून सेशन में बेसिकली मॉनसून और विंटर सेशन में, जो मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर के बीच में चलता है और विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर के बीच में चलता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि पार्लियामेंट इज़ अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी अंडर आर्टिकल 79। इट इज़ मैंशनड एंड इट मीट्स थ्राइस इन अ ईयर, और जनरली 2 बार तो मैंडेटरी है मिलना, एटलीस्ट ट्वाइस ये मैंडेटरी है। तो आगे चलते हैं। तो पार्लियामेंट्री डिसरप्शन क्या होता है? जब पार्लियामेंट के फंक्शनिंग को डिसरप्ट किया जाता है और इसको फ्री फ्लो में नहीं होने दिया जाता। अब डिसरप्ट करने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं और डिसरप्ट करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि बहुत बार होता है कि वॉकआउट कर जाते हैं मिनिस्टर्स, बहुत बार होता है कि वो लोग हल्ला करते हैं, वहाँ पे अपना ईगरनेस, एंजाइटी वो शो करते हैं, जो भी रूलिंग पार्टी है या फिर अपोजिशन पार्टी है उनके खिलाफ। तो पार्लियामेंट को, और इन सब कारणों से वो पार्लियामेंट को, इन सब मेथड से वो पार्लियामेंट को डिसरप्ट करते हैं। अब बात है कि ये तो पहली बार नहीं कि इस बार पार्लियामेंट डिसरप्ट हुआ। हिस्टोरिक एविडेंस रहा है और ट्रेंड रहा है कि हमारी पार्लियामेंट कभी भी 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं की है। तो आगे देखते हैं कि 15th लोकसभा, जो कि 2009 से 2014 तक चली थी, उसमें राज्यसभा ने बस 61% एफिशिएंसी के साथ काम किया है। यानी कि 100 दिन में 60 दिन ही उन्होंने काम किया, 40 दिन की छुट्टी थी। मतलब छुट्टी नहीं थी, डिसरप्शन था। उसी तरह 16th लोकसभा, जो 2014 से 2019 तक चला, जो कि मोदी जी का फर्स्ट सेशन, उसमें 16% टाइम लॉस्ट हुआ इन डिसरप्शन। वैसे ही और भी ट्रेंड देखते हैं आगे चल के। जैसे 10th लोकसभा का देखिए तो 10% टाइम लॉस्ट हुआ था इन डिसरप्शन। 11th में ये घटकर 5% हो गया और फिर बढ़ते बढ़ते 15th लोकसभा में तो 40% के आसपास चला गया था ये। तो ये ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे अगर एग्जामिनेशन में तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इट्स एन एविडेंस, यू आर पुटिंग फैक्ट्स फॉर योर स्टेटमेंट। तो 40% डिसरप्शन के साथ ये 15th लोकसभा ने काम किया। उसके बाद फिर 16th लोकसभा में 8% के आसपास हो गया था। तो ये पहली बार नहीं कि डिसरप्शन हुआ है, एक ट्रेंड रहा है डिसरप्शन का राइट फ्रॉम 10th लोकसभा। इससे पहले भी हो रहा होगा, हमने 10th लोकसभा से ये ग्राफ देखा है। आगे चलते हैं इनके कारणों पे कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द बेसिक रीजंस फॉर दिस डिसरप्शन। तो काफ़ी सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण है कि रूलिंग पार्टी जो होती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेड कर देती है। अगर डिसरप्ट किया जाए तो उनकी जो आंसरेबिलिटी है, उनकी जो आंसरेबिलिटी है टू द पार्लियामेंट, वो चीज़ ख़त्म कर दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार पेगासस इशू पे क्वेश्चन होना था, उसी तरह कोविड क्राइसिस पे क्वेश्चन होना था
रूलिंग पार्टी को, पर लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डिसरप्शन हो गया, वहाँ पे क्वेश्चन आवर या ठीक से चला ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी सिक्योर की नहीं गई। तो ये भी एक रीज़न है कि रूलिंग पार्टी ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेड करने के लिए वो डिसरप्शंस करते हैं। उसी प्रकार लैक ऑफ डेडिकेटेड टाइम फॉर अनलिस्टेड डिस्कशंस। अब टाइम जो डेडिकेटेड होता है अनलिस्टेड डिस्कशंस के लिए वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये लोग डिसरप्ट करते हैं, क्योंकि वो अपना वो बात रख नहीं पाते, तो वो गुस्से में डिसरप्ट करते हैं। इट्स उसी तरह आगे स्कार्स रिजॉर्ट टू डिसिप्लिनरी पावर। जो डिसिप्लिनरी एजेंडा है और डिसिप्लिनरी कमेटी है पार्लियामेंट में, जो कि दोनों सदनों में होती है, राज्यसभा में भी होती है और लोकसभा में भी होती है, वो लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे, जिसके कारण ये डिसरप्शन जो है बढ़ता जा रहा है और एक ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। तो ये भी एक कारण है कि जो डिसिप्लिनरी कमिटीज़ हैं वो सही से काम नहीं कर रहे। एक है कि डिससेटिस्फैक्शन इन एमपीज़ बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि एमपीज़ को टाइम ही नहीं मिलता अपना ग्रीवेंस या अपना क्वेश्चन आगे रखने के लिए, तो वो भी डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं और इट लीड्स टू डिसरप्शन ऑफ द पार्लियामेंट। उसी तरह अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब आप कितना भी हल्ला कीजिए, गवर्नमेंट कुछ सुनेगी ही नहीं, गवर्नमेंट कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, तो मजबूरन लोगों को डिसरप्ट करना पड़ता है। आपने वो देखा ही होगा कि बैरक टीएमसी के एक सांसद हैं ब्रेक ओब्रायन, उन्होंने कैसे डिसरप्ट किया था। तो इसी तरह इस बार मार्शल्स भी आ गए थे। तो काफ़ी सारे चीज़ होते हैं, डिसरप्ट करने के मोड्स हैं और काफ़ी तरीके से डिसरप्ट किया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट कोई हिड ही पे नहीं करती। फिर आगे चलते हैं, और भी कारण है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज नॉट अडेयरिंग टू पार्लियामेंट्री नॉर्म्स। हाँ, ये तो लैक ऑफ मोरालिटी के कारण है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जस्ट पावर कैप्चरिंग के लिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इट लीड्स टू डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट द डिसरप्टिंग एमपीज़ अंडर द लेजिस्लेटिव रूल्स। मतलब कि प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया जाता किसी भी पार्टी द्वारा अगेंस्ट देयर डिसरप्टिव एमपीज़। तो ये क्या करता है, ये और फ्यूल करता है कि वो और डिसरप्ट करें। और पार्टी पॉलिटिक्स तो है ही इन सब चीज़ों में, ये एक रीज़न है। तो ये सब ब्रॉड रीज़न है, आप लोग इसको लिख लीजिए और बार बार रिवाइज़ कीजिए। इतना कॉम्प्रिहेंसिवली रीजंस कहीं भी नहीं दिए गए हैं। उसके बाद हमने देखा कि डिसरप्शंस क्यों होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी है। तो आगे देखते हैं कि इम्प्लीकेशंस। तो ये तो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उसको इन्फ्रिंज करता है। जैसे कि रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना है पार्लियामेंट में, और ये पब्लिक का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और पार्लियामेंटेरियंस का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन ये इन्फ्रिंज होता है क्योंकि डिसरप्ट हो जाता है और अकाउंटेबिलिटी सिक्योर इंश्योर नहीं की जाती। उसी तरह इट अंडरमाइंस द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ओवर एग्जीक्यूटिव। जैसे कि हमने कहा कि अकाउंटेबिलिटी नहीं की जाती, चेक्स एंड बैलेंसेस का जो प्रोसेस है, जो प्रिंसिपल है, उसको इस्टेब्लिश नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो इवेड कर जाते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रूलिंग पार्टी है। उसी तरह हिंड्रेंस टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इट लीड्स टू, इसका इम्पैक्ट है, इट लीड्स टू हिंड्रेंस टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं पार्लियामेंट में जाकर क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहे, क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर रहे, तो इट हिंडर्स द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। इसी तरह अफेक्ट्स गवर्नेंस। अब डिसरप्शन हो गया, वहाँ कुछ डिबेट ही नहीं हुआ, लॉ ही पास नहीं हुआ, तो गुड गवर्नेंस कहाँ से होगा। गुड गवर्नेंस तो छोड़िए, गवर्नेंस ही कहाँ से होगा, तो फिर गुड गवर्नेंस तो दूर की बात है। उसी तरह इट्स अ वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। अगर आप डिसरप्ट करते हैं तो इट्स ह्यूज लॉट ऑफ मनी इज़ बीइंग पेड टू द पार्लियामेंटेरियंस फॉर दिस डिबेट्स एंड डिस्कशंस, तो इट्स अ ह्यूज वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। इसी तरह अकाउंटेबिलिटी नॉट एक्सरसाइज, जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो
ये कुछ पॉइंट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं, आप और एग्जॉस्टिव इम्पैक्ट्स लिख सकते हैं इसमें। और आगे चलते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला तो कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एमपीज़ एंड एमएलएज। जो भी रूल्स हैं, जो भी पार्लियामेंट के रूल्स हैं, जैसे कि एक रूल्स कमेटी भी होती है, तो उनके जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और ये चीज़ इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी स्पीकर की होनी चाहिए। और हर लोग को अपना मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करना चाहिए। इसी तरह आगे चले तो लोकसभा का स्पीकर जो है, ही शुड सस्पेंड द एमपीज नॉट फॉलोइंग द कोड्स। मतलब हेवी हैंडेड स्टेप्स लेना चाहिए, क्योंकि इट्स अ ह्यूज लॉस टू द कंट्री फॉर द डेमोक्रेसी। तो हमें हेवी हैंडेडनेस के साथ इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। इसी तरह इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्किंग डेज टू 110 डेज़। अभी फ़िलहाल 90 डेज़ के लिए पार्लियामेंट मिलती है। तो एक कमेटी ने रिकमेंड किया था कि वर्किंग डेज़ अगर बढ़ा दिए जाए तो पार्लियामेंटेरियंस को, और जो ये इशू होता है कि उनको टाइम नहीं मिलता अपना क्वेश्चन रखने का या डिस्कशन का, डिबेट का, तो वो ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ होना चाहिए। इसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, जो भी डिबेट और डिस्कशन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा एंगर और फ्यूरियस नहीं होना चाहिए, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दोनों एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, और किसी भी मुद्दे पे बात होना चाहिए। वो झूठ मूठ का हल्ला करना और बस पॉलिटिक्स करना, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेटिक हेल्थ ऑफ एनी कंट्री, पर्टिकुलरली इंडिया। इसी तरह एक पार्लियामेंट डिसरप्शन इंडेक्स बनाना चाहिए टू मॉनिटर डिसरप्शन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो एक इंडेक्स बना के हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो दीज आर द वे फॉरवर्ड्स, ये सब की जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन है जो कि आपको अटेम्प्ट करना है कि पार्लियामेंट इज़ अ नोबल इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इज़ लूजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, जो कि हम लोग जान ही रहे हैं। तो एग्जामिन द रीज़न, ऑल्सो हाईलाइट इट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। 400 शब्दों में आपको लिखना है और आंसर डिस्क्रिप्शन में दिए गए एड्रेस पे सेंड करना है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर डिस्कशन। धन्यवाद।